नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। देहरादून में शहर में सुरक्षा और सुंदरीकरण के क्षेत्र में बड़ी प्रगति हुई है। सीएम धामी ने 13 लॉन्ग रेंज आधुनिक सायरन का लोकार्पण भी किया, जिससे आपदा और सुरक्षा संबंधी अलर्ट प्रणाली और अधिक सुदृढ़ होगी। साथ ही ऐतिहासिक घंटाघर का भव्य रूपांतरण किया गया, जिससे स्वचालित प्रकाश व्यवस्था का भी शुभारंभ हुआ। ये शहर की सांस्कृतिक धरोहर को नई पहचान देगा। तो वहीं खबर बागेश्वर से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कपकोट क्षेत्र में आपदा प्रभावित इलाकों का दौरा कर स्थिति का स्थलीय निरीक्षण किया है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद कर हर संभव सहायता का भरोसा भी दिलाया। इसके साथ ही अधिकारियों को राहत और पुनर्वास कार्यों में भी किसी प्रकार की ढिलाई न बरतने के सख्त निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रत्येक प्रभावित तक त्वरित राहत और पारदर्शी पुनर्वास सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया। तो वहीं देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री को रोकने के लिए जिलाधिकारियों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग को सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जाएगा। धामी ने धराली आपदा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास, राहत और आजीविका को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया और सचिव राजस्व की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने को भी कहा। रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में अन्य आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी पुनर्वास कार्य किए जाएंगे। वहीं बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव शैलेश भगौली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो वही खबर उत्तरकाशी से है, जहां जनपद उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में ज्यादा बारिश से भारी नुकसान की सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी ने तत्काल वार्ता कर राहत और बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें प्रभावित क्षेत्रों के लिए रवाना हो चुकी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर तुरंत पहुंचाया जाए और हर संभव मदद में किसी प्रकार की देरी ना हो। मुख्यमंत्री ने ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना करते हुए कहा कि सरकार पूरी तत्परता के साथ लोगों की मदद के लिए खड़ी है। तो वहीं देहरादून से पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर खनन कारोबारियों में चंदा लेने और अधिकारियों के देहरादून कैंप कार्यालय में बैठने को लेकर आरोप लगाने के बाद सियासी बवाल तेज हो गया है। हरक सिंह रावत ने तेवरों के चलते सरकार ने पौड़ी मंडल में अधिकारियों को बैठने का निर्देश दिया। इस बयान पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत के आरोप बेबुनियादी और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश और साजिश कर रहे हैं। उन्होंने पूर्व मंत्री के संयम और जिम्मेदारी से बयान देने की अपील भी की है। कुमाऊं कमिश्नरी का हेडक्वार्टर है नैनीताल। तो जितने भी कुमाऊं में कमिश्नर रहते हैं वो हल्द्वानी और नैनीताल में ही रहते हैं। क्योंकि गढ़वाल कमिश्नरी में देहरादून जिला भी है, हरिद्वार जिला भी है, पौड़ी जिला भी है, चमोली जिला भी है, उत्तरकाशी भी है और टिहरी भी है। जब तक राज्य नहीं बना था तब तक सारे कमिश्नर और आईजी पौड़ी में बैठते थे। राज्य बनने के बाद ये थोड़ा कमी आई कि कमिश्नर लोग कम बैठते थे, लेकिन जैसे मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया और सतपाल महाराज जी ने भी किया, हमारे पौड़ी के विधायक जी ने भी किया, हमने कहा है कि मुख्यमंत्री जी को कि कम से कम 3 दिन कमिश्नर वहाँ बैठने चाहिए पौड़ी में और आईजी भी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुरंत जो है
अभी आदेश हो गया है कि मिनिमम 3 या 4 दिन जो है कमिश्नर पौड़ी में बैठेंगे, और अगर विपक्षी दल भी अगर ऐसा सुझाव देते हैं तो हमें वो भी। तो वहीं देहरादून में कांग्रेस ने मंगलौर विधायक एवं एआईसीसी सचिव काजी निजामुद्दीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज, संगठन उपाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने जीएसटी स्लैब कम करने के बाद मुख्यमंत्री धामी और प्रधानमंत्री की आलोचना की। उनका कहना है कि जीएसटी और नोटबंदी ने छोटे कारोबारियों को पूरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार जीएसटी स्लैब पर कम वोट बैंक का लाभ उठा रही है, वहीं जिससे उत्तराखंड को अनुमानित 1500 से 300 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। प्रदेश अध्यक्ष ने मांग की कि जीएसटी काउंसिलिंग की अगली बैठक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में बुलाई जाए, ताकि राज्य के मुद्दों को बेहतर तरीके से उठाया जा सके। वन ने छोटे राज्यों की, खासतौर से जो हिमालय राज्य हैं, उनकी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी थी, और जीएसटी 2 ने जो छोटे राज्य हैं उनकी गर्दन ही मरोड़ दी। जो टैक्स ऑटोनॉमी स्टेट्स की रही है, उस टैक्स ऑटोनॉमी को पूरी तरह सेंट्रलाइज कर दिया, टैक्स ऑटोनॉमी पूरी तरह ख़त्म कर दी। अब राज्य सरकारों के पास अपनी शराब या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के अलावा और कोई टैक्स लगाने का जरिया मोटा नहीं बचा। अब जो भी इस वक्त इन्होंने टैक्स रिबेट दी है, जिसको भारत सरकार खुद मान रही है कि उनका 48,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कम होगा, जो हम उम्मीद करते हैं कि एस्टीमेट्स, रिवाइज्ड एस्टीमेट्स जब आएंगे वो बढ़ा हुआ होगा, उसके हिसाब से जब हम आंकड़ा जोड़ रहे हैं तो उत्तराखंड प्रदेश को 1500 से 2000 और ये 3000 करोड़ तक भी जाने की संभावना है, क्योंकि इसमें टैक्स लग गया। हम इस चीज का ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जो आप और मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं वो इस चीज का ध्यान नहीं रखते कि हम रोजमर्रा की जो चीजें खरीदते हैं, माचिस है, कैंडल है, हमारा खाने का सामान है, तेल है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते कितना जीएसटी, क्योंकि गए और हमने खरीदा, दुकानदार ने दिया, घर को ले गए। एक साथ होटल में खाना खाना या होटल में रहना कभी मजबूरी, तो वो टैक्सेस का अगर आप कैलकुलेशन करें तो टीवी खरीदने में जो जीएसटी लगा या फ्रिज खरीदने में जो जीएसटी लगा, उससे वो कहीं गुना ज्यादा है। अब इनके केंद्र के मंत्री जो कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल साहब, वो कहते हैं कि साहब जो कट है इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए। आपसे हम सुझाव थोड़ा मांग रहे साहब, आप सरकार है, ये आपका काम है कि एक मैकेनिज्म डेवलप करें और ये जो कट है इसका लाभ उपभोक्ता तक पहुंचे। ये ना तो पत्रकार भाई पहुंचा सकते, ना करण मेहरा, ना काजी नजमुद्दीन, ये काम पीयूष गोयल का है, सरकार का। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस उत्तराखंड में संगठन को मजबूत करने और नए सिरे से पदाधिकारियों का चयन करने की कवायद में जुटी हुई, जिसके लिए केंद्रीय संगठन की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ऑब्जर्वर जगदीश ठाकरे ने हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कांग्रेस नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे जगदीश का आपको बता दें, जगदीश को ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस सभी वर्गों के लोगों से रायशुमारी कर पत्र और योग्य कार्यकर्ताओं को दायित्व सौंपेगी। पूरे उत्तराखंड में एआईसीसी से एक ऑब्जर्वर लगा हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस समिति की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट और हर सिटी में ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का चयन करने के लिए 3 ऑब्जर्वर लगे हुए हैं, और सभी हमारे सीनियर लीडर्स, हमारे कार्यकर, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ, व्यापारी, पत्रकार और सभी तबके के लोगों को मिलेंगे, उनके साथ राय मशवरा करेंगे, और उनमें से जो नाम निकल के आता है वो डिस्ट्रिक्ट या सिटी प्रेसिडेंट के लिए हम चयन करने के लिए ये पूरी एक्सरसाइज चल रही है। तो सुनवाई होगी, उसमें ताकतवर होना चाहिए, पूरी पार्टी को साथ में लेके चलना चाहिए, और भाजपा की नीतियों के सामने आक्रामक लड़ाई लड़ने वाला होना चाहिए। ये सभी चीजों पे ध्यान रखा जाए।
तो वहीं खबर देहरादून से, जहां वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और सेवा के लिए प्रतिबद्ध देहरादून पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर सामने आया, जब एक धोखाधड़ी के मामले की शिकायत लेकर जब एक बुजुर्ग एसएसपी अजय सिंह के कार्यालय पहुंचे तो उनकी शारीरिक स्थिति देखकर खुद एसपी कार्यालय के नीचे आए और गाड़ी को ले जाकर उसने मिले। वहीं आपको बता दें, गाड़ी में जाकर उनके साथ उन्होंने मुलाकात की। साथ ही चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्ग से मिलकर एसएसपी ने न केवल उनकी पूरी बात ध्यान से सुनी, बल्कि उन्हें आश्वस्त भी किया कि उनकी समस्या का पूरी गंभीरता से निवारण किया जाएगा। एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि देहरादून पुलिस वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा, सेवा और शिकायतों के लिए त्वरित निस्तारण के लिए सदैव तत्पर है। इस घटना ने पुलिस की संवेदनशीलता और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता का एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। तो वही खबर उत्तरकाशी से, जहां एक निर्दलीय विधायक ने स्थानीय एसओ और स्मैक बेचने का आरोप लगाया है और साथ ही एसओ को एसपी का मुख्य दलाल भी बताया। विधायक ने यह दावा खुले मंच से किया, जिसे गंभीर माना जा रहा है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो सरकार को इसे गंभीरता से लेते हुए आवश्यक कार्यवाही भी करनी चाहिए। इस मामले में प्रशासन और राजनीतिक में हलचल पैदा कर दी है। तो वही खबर उधम सिंह नगर से, जहां शहर को चौंकाने वाला दृश्य सामने आया है। यहां नदी में अचानक गुलदार को पानी में उतरकर मौज मस्ती करते देखा गया। आमतौर पर जंगल की गहराइयों में दिखाई देने वाला गुलदार जब पानी में खेलता नजर आया तो लोगों की भीड़ लग गई। बताया जा रहा है कि उधम सिंह नगर के पास बहने वाली एक नदी में ये गुलदार लंबे समय तक पानी में रहा, वहीं छलांग लगाता, कभी पानी में बैठकर ठंडक लेता गुलदार। ये नज़ारा लोगों के लिए किसी रोमांचक फिल्म से कम नहीं था। स्थानीय लोग इस नज़ारे को अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं वन विभाग की टीम का कहना है कि गर्मी के मौसम में जंगली जानवर अक्सर पानी में सोते, साथ ही आपको बताते चले रुख करते हैं। साथ ही हालांकि गुलदार का इस तरह खुले में और आबादी के करीब आ जाना लोगों के लिए खतरे की घंटी भी है। तो वहीं उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के कारण जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया है। देवलसारी, सौली और मुराड़ी खंड उफान पर है। मुख्य तिहारा, पुरौना रोड और मुलाना क्षेत्र में खेतों और घरों में पानी और मलबा घुस गया है, जिससे किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। वहीं बरसात में आए उफान से कई नालियां और जमीन तबाह हुई हैं, लेकिन फिलहाल किसी जान मान के नुकसान की सूचना नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अतिवृष्टि के बाद जिला अधिकारी को स्थिति की समीक्षा करने और प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य तुरंत प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए हैं। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। कभी पानी की कमी से सूखते उत्तराखंड के इन खेतों में अब लहलहा रही हैं फसलें। राज्य में सिंचाई की आधुनिक तकनीकी ने खोल दिए हैं किसानों के तरक्की के द्वार। इन सीढ़ीदार खेतों में प्राकृतिक स्रोतों के जरिए पानी पहुंचाना हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है, लेकिन उत्तराखंड सरकार की पहल से सोलर पंप लिफ्ट सिंचाई योजना निर्माण के जरिए पानी को खेतों तक पहुंचाना हो गया है बेहद आसान। लघु सिंचाई परियोजना के तहत सिंचाई के लिए बने सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम व अलग अलग तकनीकी से बनाए गए पानी के टैंकों ने पहाड़ की खेती किसानी को दिए हैं नए आयाम।
सिंचाई होने से किसान बंजर पड़े खेतों पर नकदी फसलें उगाकर कर रहे हैं लाखों की कमाई। सौर ऊर्जा से चलने वाले पंपिंग सिस्टम से किसानों की बिजली पर निर्भरता भी हो गई है खत्म। सरकार का किसानों की आय दोगुना करने का संकल्प हो रहा है पूरा। हमारे गांव में सोलर लिफ्टिंग पंपिंग योजना शुरू की गई, जहां पर हमारे समस्त गांववासी पुरानी खेती झंगोरा मंडवा और गेहूं मक्की उस पे निर्भर थे। आज इस सोलर पंप लगने से पूरे गांव में सिंचाई पर्याप्त रूप से हुई और हमने यहाँ पर नकदी फसलों का कार्य शुरू किया, जहाँ पर हमने शिमला मिर्च, बीन्स और टमाटर लगाने शुरू करे। जिन खेतों पे कुछ नहीं होता था, आज वहाँ पर नकदी फसलें बहुत अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा दाम कमाया। पूरे गांव वालों को बहुत बड़ा फायदा मिला। अब तक सोलर पंप सिस्टम के तहत राज्य भर में 497 जियो और आरसीसी टैंकों का किया गया है निर्माण। स्थानीय संसाधनों के सतत प्रबंधन से उत्पादकता और ग्रामीण समुदाय की आय में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है उत्तराखंड सरकार। सौर ऊर्जा से समृद्ध किसान, समृद्ध प्रदेश। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड में इस बार मानसून भारी तबाही लेकर आया है। राज्य में बारिश ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दी है। आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार इस मानसून सीजन में साल 2010 के बाद सबसे अधिक भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर भूस्खलन, सड़क धंसाव, मकानों का क्षरण और मानव जीवन की हानि जैसे गंभीर हालात पैदा हो गए। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार ने जानकारी दी कि मानसून से हुए जान माल के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य सरकार ने 5,700 करोड़ रुपए का अनुमानित राहत मसौदा केंद्र सरकार को भेजा है। ये राहत राशि प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की बहाली के लिए आवश्यक बताई जा रही है। जनहानि हुई है आपदा में, जैसा कि हमने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात ज़्यादा हुई है। लगभग 574 मिलीमीटर बरसात हुई है। औसतन 2010 से मेरे पास आंकड़े हैं, अभी रेडी आंकड़े हैं 2010 से 2025 तक का। कभी 300 मिलीमीटर, कभी 320 मिलीमीटर, कभी 400 मिलीमीटर, कभी 325, 350, इस तरह से रहा। 574 कभी नहीं पहुंचा है। इसके पहले का भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2010 से 2025 के बीच में कभी इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। इस वर्ष प्राकृतिक आपदा से लगभग 79 कुल मृत्यु हुई है अब तक। करीब 115 लोग घायल हुए हैं। कुछ लोग मिसिंग चल रहे हैं, जिनकी संख्या लगभग 90 है। हालांकि इसमें से जैसे कुछ आंकड़े थे मिसिंग के, कुछ लोग हम दिखा रहे थे कि वो पौड़ी में भी मिसिंग दिखाए जा रहे थे और उत्तरकाशी में मिसिंग दिखाए जा रहे थे। बाद में जब दोनों को हमने मिलाया तो देखा कि वो कॉमन थे। तो ये संख्या घटेगी, अभी संख्या इतनी है। इसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है, लोगों ने अंदाज लगाया कि ये मिसिंग है, तो हमने उसको शामिल कर लिया। देखिए, जो जनहानि हुई है आपदा में, जैसा कि हमने बताया कि विगत वर्षों की तुलना में इस वर्ष बरसात ज़्यादा हुई है। लगभग 574 मिलीमीटर बरसात हुई है। औसतन 2010 से मेरे पास आंकड़े हैं, अभी रेडी आंकड़े हैं 2010 से 2025 तक का। कभी 300 मिलीमीटर, कभी 320 मिलीमीटर, कभी 400 मिलीमीटर, कभी 325, 350, इस तरह से रहा। 574 कभी नहीं पहुंचा है। इसके पहले का भी देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2010 से 2025 के बीच में कभी इतनी बरसात नहीं हुई है। तो बरसात ज़्यादा होने के कारण राज्य में नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है।
तो वही खबर देहरादून से है, जहां शहर में 13 आधुनिक लॉन्ग रेंज इमरजेंसी सायरन सिस्टम का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। ये सायरन पुलिस थानों और चौकियों में एक साथ बजेंगे, जिससे आपात स्थिति में त्वरित सूचना की जा सकेगी। इसके साथ ही घंटाघर सौंदर्यीकरण और 4 स्थानों पर हिलांस आउटलेट की स्थापना का भी लोकार्पण किया जाएगा। तो वहीं खबर देहरादून से, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। अध्यक्ष पद पर सुखविंदर कौर और उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक सिंह चौहान ने शपथ ली। सभी सदस्यों को शपथ जिला अधिकारी सवीन बंसल ने दिलाई। तो वहीं समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक प्रीतम सिंह समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता मौजूद रहे। के लिए जो भी मतलब स्वरोजगार की योजना है उन्हें हम लेकर आएंगे और किसानों के हितों के लिए कार्य करेंगे और आगे मतलब जो भी मतलब होगा तो सारे कार्यक्रम हम मतलब करेंगे, देखेंगे। बहुत प्रयास करा हमें रोकने का और हमने बुनियाद रख दी है 2027 की, और आपको जल्द दिख जाएगा 2027 में इस सूबे में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। देखिए, जिस दिन से इस राज्य के अंदर पंचायत चुनाव की घोषणा हुई, तब से लेकर आज तिथि तक अव्यवस्थाओं का बोलबाला आ रहा है। सरकार का ऐसा लगता था कि कोई नियंत्रण पंचायत चुनाव पर नहीं। आरक्षण में मनमानी करने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया। चुनाव आयोग जो है बिल्कुल सरकार का पिट्ठू बन करके रह गया, और चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से प्रदेश के अंदर प्रमुख का और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीतने का कुछ प्रयास जो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने किया, वो आपके सामने है। लेकिन देहरादून में ये कुछ नहीं कर पाए और हम जीते, और जीतने के बाद आज शपथ ग्रहण हुआ है। और मैं सभी, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या नवनिर्वाचित हमारे जिला पंचायत सदस्य, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, देहरादून जिला पंचायत के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जी को, सभी सदस्यों को मेरी ओर से हार्दिकतम शुभकामनाएं, बधाई। आज शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है और निश्चित रूप से लोकतंत्र में जो अधिकार पंचायती राज व्यवस्था में दिए गए हैं, मुझे विश्वास है कि राजधानी देहरादून में जो हमारा बोर्ड का गठन हुआ है, उन उद्देश्यों के पूर्ण करने की दिशा में सभी लोग मिलकर काम करेंगे। एक ऐतिहासिक जीत है और पूरे प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस को जनादेश मिला है पंचायत चुनाव में, ये कांग्रेस के लिए एक बहुत ही प्रेरणास्पद दिन है। यूं भी देश के इतिहास का महान दिन है, शिक्षक दिवस है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्मदिन है, लेकिन उसके साथ साथ आज कांग्रेस को देहरादून से, इस कौलागढ़ के सभागार से एक नई रोशनी मिली है, एक नई ऊर्जा मिली है, एक नई प्रेरणा मिली है। तो कांग्रेस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।